नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पूरे देश और दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना के लक्षण, कोरोना के संक्रमण के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोरोना का संक्रमण अगर ऐसे दंपत्ति पर होता है जो निसंतान है और जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या ऐसे लोगों को अगर हो जाता है कोरोना जो युवा है, क्या उनके आने वाले संतानों के ऊपर असर पड़ेगा? या फिर कुछ ऐसी महिला हैं जो इस समय प्रेग्नेंट हैं और उनको अगर कोरोना हो जाता है या कोरोना के संक्रमण से उन्हें बचना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे अलग अलग विषय हैं जिस पर कोरोना के असर पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे हम इस पर चर्चा करेंगे। आप चाहें तो हमें फोन भी कर सकते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट जो युगल ले रहे हैं, क्या उस पर कोरोना का असर होगा, या इस दौरान अगर ट्रीटमेंट वो लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको क्या समस्या हो सकती है? इससे जुड़ा कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर लिख लें 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो कोड लगा लें 077 पर। और चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल है, MD अशोका हॉस्पिटल रायपुर के। आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेश 30 सालों से निसंतान दंपत्तियों की सेवा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और डॉक्टर रत्ना अग्रवाल हैं जो कि क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो पिछले कई सालों से यूके में अपनी सेवाएं दे रही हैं और भारत में एम्ब्रियोलॉजी ISAR की चेयरमैन भी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रत्ना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहीं से करूं, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण काल में अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो लोग जो बैठे हैं घरों में, उनका सीधा सा सवाल होता है कि कोई हमें ये बता दे कि कोरोना का सामान्य लक्षण क्या होता है और इससे हम बचाव कैसे करें। इसी सवाल से शुरू करेंगे अब कार्यक्रम। कोरोना जो है, ये कोविड-19 हम बोलते हैं इन्फेक्शन होने के बाद, तो इसमें आम फ्लू जैसा होता है लेकिन कुछ डिफरेंट है। जैसे सूखी खांसी होती है, इसमें बुखार हो सकता है, और सबसे अलग जो है फ्लू से या साधारण खांसी से, जो ये सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जो कि साधारण खांसी में या फ्लू में ये होता नहीं है। सांस लेने की जो तकलीफ है और गले में काफ़ी दर्द होता है, तो ये दो चार जो खास लक्षण हैं ये कोरोना में पाई जाती है। डॉक्टर साहब, एक किसी बीमारी को जब महामारी के रूप में फैलाव होता है तो एक सामान्य सा डर होता है। जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ी सी जुकाम सर्दी हुई है तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लगातार अपने बुलेटिन्स के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए हम घर से बाहर हैं, तो क्या हमें तो इन्फेक्शन नहीं हो गया? पहचाने कैसे हम और कैसे अलर्ट रहें? नहीं, ये साधारण सी यदि खांसी हो रही है तो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका खास कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका गले का काफ़ी दर्द होना, बुखार भी होना एवं सांस लेने में तकलीफ हो जाना। ये तीन चीज़ आम खांसी में होती नहीं, और ये सूखी खांसी की बात आती है यहाँ पे। चलिए, तो मुझे लगता है कि मैम आपसे अब मुझे सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप एक अहम भूमिका में हैं, क्योंकि जितने भी निसंतान दंपत्ति हैं, और हमें याद है कि अगर रायपुर की हम बात करें तो पिछले 30 सालों से आप लोग इस सेवा में हैं, और अब तो जो बच्चे हुए वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। अगर IVF टेक्नोलॉजी की बात करें, भ्रूण की हम बात करें, तो क्या ऐसे ट्रीटमेंट के दौरान कोरोना काल में क्या असर होता है या क्या प्रिकॉशन आप लोग लेते हैं? ऐसे कोरोना वायरस के जो समय है, इस समय काफ़ी हम प्रिकॉशन लेके ही जो काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो महिलाएं या जो पुरुष ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वो कम से कम 2 वीक्स बिफोर उन्हें डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए, और ताकि फ़ोन से उनको कंसल्ट कर लें कि उन्हें कहीं 14 दिन के 15 दिन के अंदर कहीं कोई सर्दी जुकाम या कोई बुखार की तो शिकायत नहीं है। उसके बाद वो हॉस्पिटल पे वो संपर्क करना चाहिए। वो लोग आने के बाद उनके सारे स्क्रीन टेस्ट होते हैं, ताकि उनकी हिस्ट्री भी ली जाती है कि उन्हें कहीं सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं है, और हॉस्पिटल पे उन्हें काफ़ी मास्क वगैरह लेने की सलाह दी जाती है, सैनिटाइज करने की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दी जाती है। और जब वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आते हैं, जब उनकी IVF ट्रीटमेंट का हम डॉक्टर साहब अगर उनको चयनित करते हैं IVF कराने की,
तो उनके बहुत सारे हम प्रिकॉशन लेते हैं कि मरीज को जब हम भ्रूण बनाते हैं हमारे लेबोरेटरी में, तो जो मेल का जो स्पर्म लेते हैं और महिला के अंडाणु लेके भ्रूण बनाया जाता है, तो उनको पूरे मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद लिया जाए ताकि उनको कोई वायरस का इन्फेक्टेड ना हो, ना तो पूरे लेबोरेटरी में ये खतरा रहता है कि बाकी सारे अलग जो भ्रूण हमारे बनते हैं और जो तो उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ये गंभीर बात आपने कही, इसका सवाल तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी ही। विष्णु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से, इन्होंने हमें कॉल किया। विष्णु, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, ये एक अहम सवाल जो मैम ने कहा कि इस तमाम सावधानी का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, खास करके इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, इसमें अगर स्पर्म में या एग में कोई इन्फेक्शन है, तो क्या ये संभावना है कि इस दौरान जो भी लिया जाएगा एग या स्पर्म, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कोरोना का भी हो सकता है क्या? ये एक सामान्य जिज्ञासा है। एक मेथोडोलॉजी है, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं, पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल में, एक जिसको हम ASRM बोलते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, और एक एसरे है, यूरोपियन कंट्री का एक बॉडी है। हमारे इंडिया में भी ISAR जैसे है, या फॉक्सी है जो कि गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी है ऑल इंडिया लेवल में। ये लोगों ने जैसे ही कोरोना एपिडेमिक से पेंडेमिक हो गया, ज़्यादा लोगों को फैलने लग गया, तो सभी लोगों ने बोले इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वर्तमान बंद कर दिया जाए। तो जैसे बंद कर देने के लिए बोला गया, तो एक दफे के लिए सबका बंद कर दिया, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पूरा बंद हो गई। तो लेकिन अमेरिका में ये करीबन 400 डॉक्टर्स लिख के भेजे फिर ASRM को कि भाई ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को ऐसा कैसे बंद कर दे रहे हो, क्योंकि टाइम बाउंड है, ये टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं जी आप यदि बहुत डिले कर दोगे तो उनका भविष्य में अंडा बनना ही बंद हो जाए, तो ऐसा कैसे बंद कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी डिजीज, ये सभी जैसे डिजीज ट्रीटमेंट चाहती है, इसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो फिर एसरे ने भी ये चीज़ बोला, तो अभी ये लोगों बहुत सारे फिर कुछ पेशेंट्स थे, 2000 करीबन पेशेंट्स, 20,000 करीबन पेशेंट्स, एक लेटर लिखे ASRM को, बोले हम बहुत ही त्रस्त हो गए हैं और हमारे सब ट्रीटमेंट यदि आप बंद कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा ट्रीटमेंट कैसे नहीं होने से हम कैसे करेंगे, और हम चाह रहे हैं एक बच्चा हो और ये जो बंद हो जाए कैसे होगा। फिर इन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू करके अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपना क्लिनिक सब स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत स्टार्ट करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया में 14 दिन तक कोई भी नया केस नहीं आया हो, और उसमें ये देखा गया, लोकल एंड नेशनल लेजिस्लेशन तो देखना ही पड़ेगा साथों साथ, और ये देखा जाए जो तुम्हारा सब टीम को तुम डिवाइड कर रहे हो कि नहीं, सभी इतना गर्दी मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। फुल प्रूफ प्रिकॉशन सब स्टैंडर्ड माइलस्टोन सब मैनेज करने के बाद ही करना है। एक कॉल ले लेते हैं, रवि जुड़ चुके हैं भोपाल से हमारे साथ में। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैडम, जैसे हमारे एरिया में कोई अभी एक भी कोरोना नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और जैसे हम लोग है ना, जैसे मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो जैसे गाड़ी पे जा रहा हूँ, भीड़ भड़के में नहीं जाता हूँ, तो उससे क्या मतलब वायरस जो है कि हवा से ही फैलता है या किसी बात करने से? ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए कि क्या ये वायरस हवा में फैलता है या किसी के संपर्क में सर्दी खांसी से ही फैलता है, और चूंकि 1 किलोमीटर के एरिया में नहीं है डॉक्टर साहब, इनका ये सवाल है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए कि क्या ये वायरस हवा में रहता है? नहीं, ये कोरोना वायरस जो है ना, ये एक अलग टाइप का फैलाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हवा में पानी में फैलता नहीं है, ये आदमी से आदमी फैलता है, लेकिन वो फैलने का तरीका भी अलग है। जैसे हम खांसते हैं या छींकते हैं या इस टाइप का कुछ करते हैं, तो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला जाता है। जैसे एक छोटा सा बूंद वो जाके कहीं पड़ता है, जैसे यहाँ पे सरफेस में पड़ा, तो हम जैसे उसमें हाथ लगा देते हैं, फिर हमारे आंख में, नाक में या मुंह में हाथ लगाते हैं, तो वो वायरस जाता है। मान लीजिए हाथ लगा भी दिया आपने और उस हाथ को आपने धो लिया, तो उसका इन्फेक्शन नहीं होगा जब तक कि वो आपके शरीर के अंदर हवा में या पानी में नहीं जाता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा एहतियात आपको बरतना है, क्योंकि कामकाज तो करना ही है, सावधानी के साथ साथ आपको चलना होगा। मैम, यहाँ पर एक चीज मैं ये पूछ रही थी कि एक एज का जो मैटर था, वो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है IVF का, मान लीजिए कि कितने पड़ाव में होता है इसकी जानकारी हमें नहीं है, कि ऐसे केस में एज कितना मैटर करती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अब लेट मैरिज की टेंडेंसी हो चुकी है, सारे लोग कामकाजी हो चुके हैं, एक वो भी कारण होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं की एज फैक्टर, महिलाओं की एज उम्र जैसे बढ़ती जाती है तो उनकी एक क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। जो हम भ्रूण बनाते हैं तब देखते हैं ज़्यादा एजेड महिलाओं के जब एक हम डील करते हैं लेबोरेटरी में तो हमें उनकी क्वालिटी कम पाई जाती है। तो ये क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि अपना जब एज बढ़े, क्योंकि आजकल करियर के चलते महिलाएं लेट मैरिज हो रही है, मैरिज के बाद भी उनको करीबन 2-3 साल 4 साल के बाद वो लोग ट्रीटमेंट में आते हैं जब बच्चा ना हो। तो तब तक के अगर उन्हें अगर सही जानकारी ना हो तो उनके अगर लेट ज़्यादा हो गए तो उनकी एग क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी और उनको फिर हो सके कि दूसरे महिला का एग की डोनेट करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी महिला को ये हुआ कोरोना और वो ठीक हो चुकी है तो क्या उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या उसके एग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या वो सामान्य रहेंगे? एक ये भी सवाल उठता है लोगों के मन में। नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बहुत कम समय हुआ है अभी, लेकिन एक बार जब ठीक हो जाता है फिर वो सामान्य रूप से चल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैम एक और सवाल मैं पूछ रही थी कि निसंतान जो भी दंपत्ति हैं क्या अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए वो जा सकते हैं या वो थोड़ा सा उनको और वेट करना चाहिए, चूंकि कोरोना को लेकर एक लोगों के मन में डर भी है? हाँ, कोरोना के लिए सबको डर है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या जब वो लोग अभी जो टेली हेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम अभी क्या सारे डॉक्टर्स भी जब भी वो कोई मरीज को प्रॉब्लम्स है तो उन लोग को ऑनलाइन वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो कंसल्ट कर सकते हैं, मगर जो जिनकी बहुत इमरजेंसी है जैसे कि ऑन्को फर्टिलिटी पेशेंट, जो मरीज को कैंसर हो गया, वो कैंसर जाना चाहते हैं, तो उनको बेटर है कि वो डॉक्टर से सलाह करके अपनी एग या स्पर्म को फ्रीजिंग कर लें, क्योंकि वो हो सके बाद में न मिले तो फिर उनको दूसरे एग डोनेट करना पड़ेगा या स्पर्म डोनेट करना पड़ सकता है। या अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल जरूरी इमरजेंसी ही कहलाएगा, ताकि वो फर्टिलिटी अपने प्रिजर्वेशन के लिए अपने एग को फ्रीजिंग कर लें। तो इसके लिए आगे उनके अपने स्पर्म और अपने एग से मतलब सिक्योरिटी पॉइंट से भी ये उनको बिल्कुल ध्यान। रवि जुड़ चुके हैं, दिल्ली से कॉल किया है रवि ने। रवि स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई कोरोना से ठीक हो जाता है और चूंकि उसमें कंफर्म भी हो गई वो बात कि वो कल के दिन पिता नहीं बन सकते, तो फिर मतलब आगे का प्रोसेस क्या है? हाँ, पहले ये सवाल मैंने पूछा कैसे पॉसिबल है? ये सवाल मैंने पूछा था और वो कितना सुरक्षित है? क्या कोरोना हो जाने के बाद में कुछ ऐसे असर होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाए या बांझपन आ जाए? नहीं, ये अभी तक प्रूफ, बिकॉज हम लोगों का जो कोरोना जो आया है वर्ल्ड में ये दिसंबर महीना की बात है। दिसंबर महीना से अभी ओनली 5 मंथ्स हुआ है। लेकिन चाइना में एक स्टडी हुआ था जिसमें इन लोगों 34 पेशेंट्स को लिए थे और 34 पेशेंट्स से ये देखा गया कि उनमें एक भी टेस्टिज या जो अंडकोश है या स्पर्म में उनको कुछ पाया नहीं गया है वायरस का कुछ। तो लेकिन और एक स्टडी हुआ उसमें उन्होंने पाए हैं, वही सेम अप्रैल महीने की बात है। अप्रैल 9 में एक स्टडी हुआ है और अप्रैल 17 को एक स्टडी हुआ है, वो जो फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में स्टडी। तो अभी तक हम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन 31 डेज के बाद उनका स्पर्म में वायरस या कुछ। क्या उसको जांच की कोई प्रक्रिया है कि वो जांच कर सकते हैं? हाँ, जांच कर सकते हैं, जांच में पता चला उनको इसमें स्पर्म में नहीं है कुछ भी, लेकिन एक स्पर्म में उन्होंने कुछ पाए हैं। तो ये अभी तक पूरी बिकॉज ये 5 महीना ही हुआ है टोटल। अभी और बहुत सारे रिसर्च बाकी है। हालांकि ठीक है, सवाल उठाना अपनी जगह है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से समस्याओं से जूझता है और ऐसे वो सवाल उठता है। इस पूरी बीमारी में अगर हमने देखा डॉक्टर साहब तो ये है कि आपकी अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो आप इस बीमारी को फेस कर सकते हैं। सारा खेल अगर हम देखें तो अगर आप इम्यून पावर आपका स्ट्रांग है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आदमी फेस कर लेता है। तो ये इम्यूनिटी पावर कैसे लड़ता है और इसको बढ़ाने के लिए हमें को क्या करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी डेफिनेटली सभी बीमारी का हल भी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम स्ट्रांग हैं तो कितने बड़ी बीमारी भी आए हम उसको झेल सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी साइंस में ऐसा कुछ डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यदि हमारे देश में जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है या जो घरेलू ट्रीटमेंट है उसमें डेफिनेटली इम्यूनिटी का काफ़ी खान पान का यदि हम चेंज करें एवं रख रखाव एवं हमारे डेली दिनचर्या में हम बदलाव करें तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे बहुत सभी लोग आम जनता जानती है कि हम सुबह भीगा हुआ जो चना है, मूंग है, उसमें डेफिनेटली एमिनो एसिड्स रहते हैं, तो उसका लाभ हमको ले सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है।
और डेफिनेटली योगासन करते हैं। अभी योग को बहुत पूरा वर्ल्ड मानने लग गया है। जून 21 को योग दिवस भी होता है। तो इसमें यदि सुबह प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हमारे जो शास्त्र है इसके हिसाब से ये बहुत बड़ा तप है। प्राणायाम यदि हम करते हैं, डेली एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे घरेलू चीज नुस्खे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हल्दी है, हम यूज करते हैं, हल्दी करते ही हैं, लेकिन अच्छे से थोड़ा दूध में भी हल्दी मिला के पिए। या आप दालचीनी है, आपका काली मिर्च है, लाल मिर्च की जगह में काली मिर्च का सेवन करें। तो ये अदरक है, ये सब का जो काढ़ा वगैरह भी प्रचार हुआ है, बर्तमान भारतवर्ष में भी काफ़ी प्रचार हुआ है। तो ये सब यदि हम यूज करते डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसका फायदा हमको मिलेगा। जी, मनोज जुड़ चुके हैं जबलपुर से हमारे साथ। मनोज, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोले। हेलो। हाँ जी, बोले, सवाल पूछे। मैडम, ये है कि हमारी मदर हैं जो 80 साल की हैं, वो फर्स्ट लॉकडाउन के समय से भोपाल में फंसी हुई हैं और अब उधर से उनको बोल रहे हैं कि आप उसको लेके जाओ। तो हमें ऐसी हालत में उनको उधर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? डॉक्टर साहब, 80 साल की उम्र है, ऐसे में क्या बीमारी का संक्रमण तेजी से होता है कि एक एज के बाद खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है? डेफिनेटली। तो ऐसे में क्या जहां पर है उनको वहीं रहने देना चाहिए, मुझे लगता है, ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। वो जहां है वहीं पे ही उनका व्यवस्था करना चाहिए। तो ये वहीं पे होना। हाँ, ये सामान्य सी जिज्ञासा थी आपकी। मुझे लगता है कि ये डिसीजन आपको करना चाहिए एक उम्र के बाद अपनी मम्मी को लेकर। डॉक्टर रत्ना, आपसे मैं पूछ रही थी कि अगर मान लीजिए कोई महिला इस वक्त प्रेग्नेंट है तो उसको सावधानी क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मदर अभी जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं उनको यही रहता है कि सोचते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, सावधानी क्या क्या हमें इस कोरोना के वायरस के दौरान क्या क्या हमें बरतना चाहिए। तो इसमें ये है मेनली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है, पहली चीज़ है। क्योंकि कोरोना एक बहुत बीमारी है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं कि जिसको अफेक्टेड है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो उनको जैसे सबसे पहले ये है कि वो इससे कैसे बचें, कोरोना से बचें, उनको इसका बिल्कुल सावधानी लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, उनको कहा ट्रैवल ज़्यादा ना करें, अननेसेसरीली बाहर ट्रैवल ना करें, और जब भी हाइजीन मेंटेन करें और साफ़ सफाई रखें। और उनके खाने पीने में जैसे ज़्यादातर उनको विटामिन सी का प्रयोग करें, जिसमें ऑरेंज है, आंवला है, और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जब भी उन्हें कोई सर्दी खांसी होती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और अरविंद जुड़ चुके हैं भिलाई से, इन्होंने कॉल किया है। अरविंद, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार, बोलें। मैडम, मैं भिलाई से बोल रहा हूँ जी। मेरी छोटी सी दुकान है और यहाँ सिक्का ज्यादा आता है मैडम, और तो क्या सिक्का में भी संक्रमण का खतरा है क्या? डॉक्टर साहब, ये बताइए कि नोट से संक्रमण, पेपर से संक्रमण, क्या सिक्का से भी संक्रमण हो सकता है? क्या किसी भी चीज से यदि हम वो कोई छूता है तो छूने के बाद और एक आदमी छुए तो संक्रमण होने का चांसेस है। हाँ, ये एक बोल सकते हैं हम, जैसे प्लास्टिक में 24 आवर्स रहेगा। हाँ। तो एक दूसरे सरफेस में 3 घंटा भी रह सकता है। ऐसा एक अलग अलग जगह में अलग अलग समय तक जिंदा रहता है। चूंकि ये डॉक्टरी से जुड़ा सवाल है डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछ लूं कि मान लीजिए किसी सरफेस पे, मान लीजिए उस सिक्का में संक्रमण है कोरोना का, उसको हम कितनी देर तक टच ना करें तो वो जो वायरस है वो मर जाएगा? करीब 5 आवर्स नहीं टच करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, ये सावधानी आप रख लीजिए। और इसके बीच भी अगर आपने उस सिक्के को छू लिया है तो कम से कम सिक्के को भी धो लीजिए और अपने हाथ को भी धो लीजिए। नोट तो हालांकि नहीं धोए जा सकते। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल और आपसे, चूंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं बड़े, ये मैं पूछ रही थी कि अगर गर्भावस्था के दौरान, मान लीजिए शुरुआती के कुछ महीने चल रहे हैं, ऐसे में जो बच्चा है गर्भ में उसको नुकसान ना हो और कोरोना का इफेक्ट ना हो, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले जब ये बात आई, जो लोग प्रेग्नेंट थे तो लोग सोच रहे थे, साइंटिस्ट लोगों को जो देखे तो उसमें सोच रहे थे मदर टू बेबी वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिसर्च पेपर आया है, उसमें इन्होंने बोले 11% केसेस में माँ से बच्चा को होता है। ये अभी आया है, क्योंकि ये बहुत कम दिन ही हुआ है, अभी 5 महीना ही हुआ है। तो इसमें ये लोगों ने एक शोध में ये पाए 11% लोगों को माँ से बच्चा को ट्रांसमिट हो सकता है। तो डेफिनेटली ये तो है एक प्रॉब्लम।
बिल्कुल, तो इसमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि जो भी गर्भवती स्त्री है उसको कोरोना का इफेक्ट हो ही ना, और अगर शुरुआती लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैम, अधिक उम्र वाले जो हम बात कर रहे थे, तो क्या ऐसे समय में अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो क्या उनका जो फर्टाइल है वो प्रभावित होता है? हाँ, इसका कोई सटीक या कोई प्रमाणित नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत से रिसर्च चल रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पुरुषों के शुक्राणु में कई स्टडी में देखा गया है कि संक्रमण नहीं है, और कई एक आध स्टडी में जो एक स्टडी और हुई थी उससे पाया गया कि कुछ संक्रमित हो सकता है। तो और महिलाओं में जो अंडाणु है, एक्चुअली महिलाओं के जो अंडाणु हैं उसमें भी जो एक रिसेप्टर जो होता है H2 रिसेप्टर वो है, लेकिन उसमें प्रभावित करने का जो रिसेप्टर उसमें जो प्रोटीन स्पाइक है वो पाया नहीं गया है रिसर्च के अनुसार। तो इससे बावजूद भी जो हमारी गाइडलाइन, मेडिकल गाइडलाइन के तहत जो SRM गाइडलाइन और एसरे गाइडलाइन जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ जो हमारी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी है उनके गाइडलाइन के तहत हमें जो भी स्पर्म और एग हमारे जो हमको उनको डील करना है लेबोरेटरी में, तो हमें बिल्कुल संक्रमित ना हो और उस बात का पूरा ध्यान प्रिकॉशन लेके हमें डील करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी आप दोनों ने दी। मुझे लगता है कि ये जानकारी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश। डॉक्टर रत्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।